नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की कि कैसे एक नए नए आज़ाद भारत ने अपनी आज की पहचान के दो सबसे मजबूत स्तंभ खड़े किए। ये कहानी है लोकतंत्र और विविधता की, जिसने उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 करोड़ 30 लाख। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक नए देश के जन्म के समय की एक बहुत बड़ी, एक बहुत महत्वाकांक्षी कहानी की शुरुआत है। जी हाँ, ये वो संख्या थी उन वोटर्स की जिन्होंने भारत के इतिहास के पहले आम चुनाव में हिस्सा लिया था। ये नए देश के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी, अपने लोगों के लिए लोकतंत्र की स्थापना करना, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव इसी घटना पर है, भारत का पहला महाचुनाव। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयोग था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। ये शायद दुनिया का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ वोट किया था। इसने पूरी दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। चलिए अब जरा देखते हैं कि लोकतंत्र का ये उत्सव मनाया कैसे गया। ये वो दौर था जब करोड़ों भारतीय पहली बार अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करके एक तरह से जश्न मना रहे थे। इस ऐतिहासिक चुनाव में कुल 489 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। यही वो सीटें थीं जिनसे ये तय होना था कि आज़ाद भारत की पहली चुनी हुई सरकार आखिर कौन बनाएगा। और देखिए, भारत का सियासी माहौल शुरू से ही कितना विविध रहा है। 14 नेशनल पार्टियां और 63 क्षेत्रीय और स्थानीय पार्टियां मैदान में थीं। ये दिखाता है कि भारत की लोकतांत्रिक जड़ें कितनी गहरी और कितनी बहुरंगी थी। तो फिर नतीजा क्या निकला? जैसा कि उम्मीद थी, जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। यह आज़ाद भारत के शुरुआती 50 सालों का एक बहुत ही अहम मोड़ था, जिसने देश की पहली लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। तो एक पिलर यानी लोकतंत्र तो खड़ा हो गया था, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ। सरकार तो चुन ली गई, पर देश का अंदरूनी नक्शा कैसा दिखना चाहिए? अंग्रेजों के बनाए प्रांतों का क्या किया जाए? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, राज्यों का पुनर्गठन। ये राष्ट्र निर्माण का दूसरा सबसे बड़ा काम था, भारत की अंदरूनी सरहदों को फिर से खींचना। देखिए, समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने भारत को अपनी प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से प्रांतों में बांट रखा था। ये सीमाएं खींचते वक्त उन्होंने लोगों की भाषा या उनकी संस्कृति का कोई ध्यान नहीं रखा था। अब इतने विविध और कई भाषाएं बोलने वाले देश को चलाने के लिए यह पुराना नक्शा बिल्कुल ठीक नहीं था। तो इस पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए एक बहुत ही तार्किक और औपचारिक तरीका अपनाया गया। 1953 में भारत सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इसका काम साफ था, भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं कैसी होनी चाहिए, इसकी सिफारिश करना। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सोची समझी थी। 1953 में कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर उसी के आधार पर नवंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कानून बना दिया गया। इसी कानून ने भारत के नक्शे को एक नई शक्ल दी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कानून का सीधा नतीजा क्या हुआ और कैसे भाषा ही नए राज्यों को बनाने का मुख्य आधार बनी। तो देश का नया संघीय ढांचा कुछ ऐसा दिखता था। देश को भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये एक ऐसा राष्ट्र था जहां के राज्य एक जैसी भाषा बोलने वालों को एक साथ ला रहे थे। इसी के साथ भाषा को लेकर भी एक प्रैक्टिकल पॉलिसी अपनाई गई। हिंदी को भारत की राजभाषा तो बनाया गया, लेकिन साथ ही सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर जारी रहा, ताकि देश भर में कम्युनिकेशन में कोई रुकावट ना आए। तो संक्षेप में कहें तो इन्हीं दो बड़े कदमों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। पहले आम चुनाव ने इसकी लोकतांत्रिक बुनियाद डाली, और राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने इसके संघीय ढांचे को आकार दिया। और अंत में एक सवाल, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना, क्या ये एकता का धागा था जिसने विविधता को जोड़ा, या ये भविष्य में होने वाले टकरावों की जड़ बन गया? इस बहुत ही बुनियादी फैसले के दूरगामी नतीजों पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।